वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज हम आए एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में अपन आपका जो लेसन नंबर 12 है ड्राफ्टिंग का, एप्लीकेशन पिटिशंस एंड अपील्स अंडर कंपनीज एक्ट, जो कि इंस्टीट्यूट पार्ट बी में ज़्यादा फोकस कर रहा है, उससे रिलेटेड अपन कुछ ड्राफ्ट्स का अपन रिविजन करने वाले हैं आज। और बेसिकली जो ड्राफ्ट्स दिए हुए हैं आपके मॉड्यूल में वो CAA के ड्राफ्ट्स हैं। CAA इज कॉम्प्रोमाइजेज एंड अरेंजमेंट। अब ये जो क्लास है इसमें अपन क्विक ओवरव्यू देखेंगे इन सब का, इनको बनाना सीखेंगे और मैं स्टडी पैटर्न बता देता हूँ। पहला तो ये रहा आपका मॉड्यूल एज इट इज़। इसको पढ़ने से पहले मैंने आप लोग के लिए क्या करा है कि कुछ सिनॉप्सिस रेडी करे हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स पहली बार इस ड्राफ्ट को देख रहे हैं उनको तकलीफ ना हो कि ये ड्राफ्ट किस बारे में। क्योंकि अपने मॉड्यूल की एक हमेशा से एक मिस्टेक रही है ड्राफ्टिंग में ओवरऑल ही, कि उन्होंने ड्राफ्ट के फॉर्मेट्स तो पूरे पूरे दे दिए, बट अगर एक वो छोटा सा क्वेश्चन भी बता देते ना कि यार ये सिचुएशन है और इसके अकॉर्डिंग ड्राफ्ट बना हुआ है, तो वो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो जाता। तो और ये ड्राफ्ट बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं, 5 नंबर में भी आ सकता है, 8 नंबर में भी आ सकता है। एंड ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपने ड्राफ्ट की प्रैक्टिस इनफ करी है, नॉर्मल ड्राफ्ट बनाने आते हैं, आपको प्लेंट वगैरह बनानी आती है, आंसर राइटिंग अगर अच्छी है ना, तो ये ड्राफ्ट बनाना आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। तो अपना जो पैटर्न रहने वाला है, पहले अपन सिनॉप्सिस वाली शीट से अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर CAA 1 है, तो जो स्टूडेंट जानता ही नहीं है कि CAA 1 होता क्या है, डोंट गेट वरीड। इसमें सब लिखा हुआ है कि CAA 1 क्या होता है, कब यूज़ होता है और किन किन अथॉरिटीज़ को देना होता है और इसका कंटेंट क्या होता है। तो फर्स्ट अपन इसमें से देखेंगे, और दूसरा लैंग्वेज मेकिंग के लिए अपन एक बार रीडिंग लगा लेंगे आपके स्टडी मटेरियल में से। सो आई होप अपन अब चालू कर सकते हैं क्लास को। तो स्टार्ट करते हैं। CAA ड्राफ्ट्स दे रखे हैं कुछ आपके, मेरे ख्याल से मुश्किल से 8 या 9 ड्राफ्ट हैं, एंड दैट इज़ वेरी इजी अगर आपने लेसन नंबर 12 आपने पढ़ रखा है तो। सबसे पहला ड्राफ्ट आता है आपका फॉर्म CAA 1। नाम क्या है इसका? क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। अच्छा, नाम से क्या समझ में आ रहा है क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट? कि यार यहाँ पे जब कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की जब स्कीम ड्राफ्ट होती है ना, तो क्रेडिटर क्या कर रहा है? क्रेडिटर बोल रहा है कि हाँ मेरा इतना पैसा कंपनी से बन रहा है और इतना पैसा मैं लेजिटली कंपनी से रखता हूं, और इससे ज़्यादा ना इससे कम मैं कंपनी से मांगूंगा। वाई इट इज़ यूज्ड? दिस फॉर्म इज अ डिक्लेरेशन बाय अ क्रेडिटर इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग अंडर द scheme under section 230. It records that the creditor has read and understood the proposed corporate debt restructuring scheme. पहला पर्पस क्या है कि क्रेडिटर ने वो स्कीम पढ़ ली है और अच्छे से समझ ली है। He agrees that it is in their best interest to concur with the scheme. वो मान भी रहा है कि ये जो स्कीम हमने बनाई है ना CDR की, ये मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में, इसमें मेरा नुकसान नहीं होगा, इसके अलावा कुछ होगा तो शायद मेरा नुकसान हो सकता है। एंड कन्फर्म दैट देयर डेट इज जेन्युइन एंड नॉट अ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। जो मैंने स्टेट किया है वो मेरा डेट जेन्युइन है और फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए नहीं है। अब देखिए व्हाट इट कंटेन्स। सबसे पहले सिंपल सी चीज़ है, ऑब्वियसली क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है तो क्रेडिटर का नाम, दूसरा कंपनी का नाम, तीसरा कितना अमाउंट उसने क्रेडिटर ने कंपनी से ओ कर रखा है, आगे कंपनी ने ओ कर रखा है, और डिक्लेरेशन दैट द क्रेडिटर हैज रेड एंड अंडरस्टूड द प्रपोज्ड CDR स्कीम, द क्रेडिटर बिलीव्स दैट इट इज इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट एंड द डेट इज जेन्युइनली ओड बाय द कंपनी इन गुड फेथ एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब माइंडेड जब अपन ये वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं व्हाट इट कंटेंट्स, ये आपके सिनॉप्सिस ही हैं। अगर आपको ये याद रह जाते हैं और आपको लैंग्वेज फ्रेमिंग आती है तो आप बहुत आसानी से वो चीज़ें ड्राफ्ट कर सकते हैं। एंड द स्कीम डज नॉट ग्रांट एनी फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस टू द क्रेडिटर एट द कॉस्ट ऑफ एनी अदर सिक्योर्ड और सिक्योर्ड क्रेडिटर। ये जो हमने स्कीम बनाई है इससे ना तो कोई और सिक्योर्ड क्रेडिटर ना ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कोई नुकसान हो रहा है। आगे क्या आ रहा है? सिग्नेचर ऑफ द क्रेडिटर, डेट एंड प्लेस। तो मोटा मोटी ओवरव्यू हमको समझ में आ गया। CAA 1 क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है, वो बता रहा है मेरे बेस्ट इंटरेस्ट के लिए मैंने पूरी स्कीम पढ़ ली है और पूरी स्कीम बढ़िया है और मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं मॉड्यूल में कैसे ड्राफ्टेड है। सबसे पहले फॉर्म CAA 1 लिखेंगे, हेडिंग जानी चाहिए पूरा टाइटल, फिर उसके बाद परसुएंट टू सेक्शन 230। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा, अगर सबसेक्शन क्लॉज रूल वगैरह याद नहीं रहे तो वहाँ पे सिर्फ इतना सा लिख सकते हैं, परसुएंट टू सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट। वापस से हेडिंग क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। अब क्या था वहाँ पे? क्रेडिटर का नाम था, कंपनी का नाम था, डेट कितना था वो था, किस तारीख को ओन किया था वो था। अब चलते हैं
आई और वी द क्रेडिटर्स ऑफ मेसर्स, कंपनी का नाम, फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज डैश एज ऑन, कौन सी डेट को, जो अपन ने अभी सिनॉप्सिस में देखा, डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई और वी हैव रेड एंड अंडरस्टूड द प्रपोज्ड CDR एंड am or are of the view that it is in my or our best interest to concur with the scheme. हम एग्री कर रहे हैं और हम मान रहे हैं कि भाई ये हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में। आई और वी, सर ये आई और वी क्यों आ रहा है, जॉइंटली भी तो जाता है ना बाबा, जरूरी थोड़ी हर, अगर 1000 क्रेडिटर है तो 1000 अलग थोड़ी जाएगी, जॉइंट एप्लीकेशन चली जाएगी। Further declare that the debt is owed to be or by us by the company or the liability was created by the company in good faith and in ordinary course of business. फोर्थ पॉइंट था शायद सिनॉप्सिस का कि जो डेट ओ किया है वो गुड फेथ में है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है। और लास्ट कि इस स्कीम से ना तो हम कोई और सिक्योर्ड क्रेडिटर ना ही कोई और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हम डिसएडवांटेज में रखेंगे, यानी उनको कोई प्रेजुडिशियल काम नहीं करेंगे। I or we believe that the scheme does not give me or us any fraudulent preference at the cost of any secured or unsecured creditor, signature of the creditor, date and place, as simple as that. CAA 1 एक बार साथ के साथ अगर रिपीट किया है वीडियो को देखते हुए तो आपको ये याद भी हो जाएगा। तो अब दूसरा ड्राफ्ट चलने से पहले वापस से अपन क्या देखेंगे, सिनॉप्सिस देखेंगे। फॉर्म CAA 2 नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और मेंबर्स। याद करो जब CDR बनाई जाती है तो CDR बनाने के लिए अपने को मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग में स्कीम प्रपोज होती है। अब वो मीटिंग कुछ स्पेसिफिक लोगों को बुला के भी कर सकते हैं, है ना, कि कुछ स्पेसिफिक क्रेडिटर्स बुला लिए एक दिन, कुछ स्पेसिफिक क्रेडिटर्स बुला लिए अगले दिन। वाई इट इज़ यूज्ड, this form is used to give public and individual notice of a meeting or separate meetings of creditors or members as directed by the NCLT under section 230 subsection 3. कब काम आता है? It is used when a company seeks approval of a compromise or arrangement including with a particular class of creditors or members. अच्छा, तो अब हमको समझ में आया कि एक तो नोटिस है, पब्लिक नोटिस है और इंडिविजुअल नोटिस है किस चीज़ का, जो स्कीम ट्रिब्यूनल ने बताई है और उस पर डिस्कशन होगा। व्हाट इट कंटेन्स, हेडिंग कंपनी पिटीशन नंबर। सर ये पिटीशन नंबर क्यों आ गया? अरे NCLT में गए थे ना यार अपन कि हम ये करना चाहते हैं और फिर NCLT ने बोला था रेफरेंस टू द NCLT ऑर्डर, डेट ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑर्डर और जिस बेंच ने वो ऑर्डर पास किया, डिस्क्रिप्शन ऑफ हु इज़ टू बी मेट। अच्छा हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना अलग अलग लोगों को हो सकता है अलग अलग दिन बुला रहे हो, क्योंकि सबसे सेम बात नहीं कर सकते हम और सबके टर्म्स ऑब्वियसली सेम नहीं होंगे इतने बड़े कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट में। द स्पेसिफिक क्लास जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स को बुला सकते हो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या पे शेयर होल्डर, डिपेंडिंग आपकी स्कीम जो है वो किसके रिगार्ड में है। क्लैरिफिकेशन दैट द मीटिंग इज़ फॉर कंसिडरिंग एंड इफ थॉट फिट अप्रूविंग द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट विद द, वहाँ आके हम राय मशवरा करेंगे और अगर हमको लगा कि यार बहुत ही बढ़िया आउटकम निकल गया तो शायद हम हो सकता है इस स्कीम के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगेन SS अगर आपने पढ़ा है तो डिटेल्स ऑफ द मीटिंग, कौन सी क्लास है, किसको बुला रहे हो, कौन सी जगह बुला रहे हो, DDTV, डे टाइम एंड वेन्यू, एंड प्रोविजन टू लिस्ट सेपरेट मीटिंग्स फॉर डिफरेंट क्लासेस। अगेन वही वाली बात है कि अपने शादी के फंक्शन में 2-3 फंक्शन होते हैं तो भाई ऐसा है हर किसी को तीनों फंक्शन में नहीं बुलाया जाता, तो किसी को अपन किसी फंक्शन में बुलाते हैं, किसी को किसी में, तो वो भी लिस्ट देनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्कीम के है ना, जो कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट या अमालगमेशन की स्कीम है, ये फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है। ऑब्वियसली सबसे पहले कहाँ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है और एट द ऑफिस ऑफ इट्स ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स, नेम एंड एड्रेस टू बी इंसर्टेड। अब यहाँ पे आप क्या बताओगे? अब भाई देखो इक्विटी वाले हैं, अगर प्रेफरेंस वाले इन लोग को तो फिर भी पता, लेकिन नॉर्मल क्रेडिटर्स वगैरह को नहीं पता होता, तो भाई उनको पहले से बताना है कि यार डिसीजन लिया कैसे जाएगा, क्योंकि ले मैंने कल को अपन भी किसी कंपनी क्रेडिटर हो सकते हैं, तो अपन उनको बताएंगे कि पर्सन एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट मे डू सो इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी। भाई अगर फ्री हो तो खुद आ जाओ या फिर प्रॉक्सी को भेज दो। प्रॉक्सीज मस्ट बी इन द, ये SS जैसा लग रहा होगा तुमको, proxies must be deposited at the registered office not less than 48 hours in a meeting। सेम वही, अगर SS थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा स्मार्टली देखोगे, एक बार पढ़ा हुआ है तो अटेम्प्ट कर सकते हो। और फॉर्म्स ऑफ प्रॉक्सी कहाँ पे अवेलेबल है आपके, चेयरपर्सन की डिटेल्स, द ट्रिब्यूनल हैज़ अपॉइंटेड अ
चेयरपर्सन, अगर फेलिंग हिम, अगर वो नहीं बन पाया, अनदर पर्सन नेम एज अ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सब्सिक्वेंट अप्रूवल, इट विल बी सब्जेक्ट टू द सब्सिक्वेंट अप्रूवल ऑफ द. हाँ भाई, आपने जो किया बहुत बढ़िया बात है, अब हम कहाँ देंगे, ट्रिब्यूनल को देंगे और वो अप्रूव करेगा. डेट ऑफ द नोटिस एंड सिग्नेचर ऑफ द अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग. तो यहाँ पे मोटा मोटी मेरे को समझ में आया कि यार जो मीटिंग्स ऑफ क्रेडिटर्स और मेंबर से एक मीटिंग हो सकती है, एक से ज़्यादा मीटिंग हो सकती है, उनको बुला रहे हैं. अब इसको कैसे समझना है कि भाई ये देखो, ये एनसीएलटी का ऑर्डर है, इसके तहत हम आपको बुला रहे हैं, किन किन लोगों को बुला रहे हैं, डिटेल्स ऑफ द मीटिंग अकॉर्डिंग टू एसएस जाएगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये जो आपको देखना है मीटिंग में क्या डिस्कस होएगा, तो भाई रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाओ, फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है. वोटिंग एंड प्रॉक्सी प्रोविजंस ऑब्वियसली देना पड़ता है, क्योंकि हर लोग को, हर किसी को एक्ट का कोई पता नहीं होता. चेयरपर्सन की डिटेल होती है और फिर बोलते हैं कि भाई वहाँ जो अपन ने राय मशवरा किया वो फाइनल नहीं है, इट विल बी फाइनल सब्सिक्वेंट टू द ट्रिब्यूनल ऑर्डर, है ना. और लास्ट में डेट और सिग्नेचर. आई होप अब अपन इसके ऊपर चल सकते हैं वापस से. CAA 2 परसुएंट टू सेक्शन 230 सब सेक्शन 3, अगेन सेम टू सेम. जितना करो, अगर नहीं याद रह रहा है, अगर कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न में गलत मत लिख के आना कभी भी. परसुएंट टू सेक्शन 230, ठीक है ना. कंपनी पिटिशन नंबर, ठीक है, क्योंकि एनसीएलटी के थ्रू आता है. एप्लीकेंट कौन कौन है, नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ द नोटिस ऑफ द मीटिंग्स ऑफ क्रेडिटर्स एंड. अब देखिएगा यहाँ पे अगेन वही वाली चीज़ जो मॉड्यूल की लैंग्वेज वाली बात है, वो हमेशा बड़ा कर दीजिए चीज़ों को, लेकिन ईजी है. नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट बाय एन ऑर्डर डेटेड. अब ऑर्डर डेटेड वो ऊपर वाला, हाँ, ऑर्डर नंबर जाएगा और किस बेंच ने दिया वो जाएगा. डेटेड इतना, द डैश बेंच ऑफ द एनसीएलटी हैज़ डायरेक्टेड अ मीटिंग टू बी हेल्ड ऑफ. अब किन जनों की, इक्विटी की हो सकती है, डिवेंचर होल्डर्स की हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की हो सकती है, क्रेडिटर्स की हो सकती है, यही लिखा है ना. हेयर इन मेंशन डिबेंचर होल्डर्स, फर्स्ट डिबेंचर होल्डर्स, सेकंड डिबेंचर होल्डर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर और होल्डर एज द केस में बी. ये तो ब्रैकेट में लिखा था. तो वापिस से अगर देखेंगे अपन, टू बी हेल्ड ऑफ द सेड कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ. हाँ यार, क्या पर्पज था, ये ऑर्डर आया, इस ऑर्डर में हम एक मीटिंग रख रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरिंग एंड इफ थॉट फिट approving with or without the modification the compromise and arrangement proposed to be made between the said company and mention the class of the company aforesaid. अगर आप देखोगे ना बीच में अगर ये ब्रैकेट वाला हटा दो तो ये सिंपल सी बात बोली हुई है कि नोटिस इज हेयर बाय गिवन थ्रू एन ऑर्डर डेटेड इतना बाय द डैश बेंच ऑफ द एनसीएलटी टू हेल्ड द मीटिंग ऑफ द फला फला क्लास ऑफ क्रेडिटर्स तो विद द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरिंग एंड इफ थॉट फिट अप्रूव कर लेंगे या तो विदाउट मॉडिफिकेशन या विद मॉडिफिकेशन. आया समझ में. इन परसुएंस ऑफ द सेड ऑर्डर एंड डायरेक्शन देयर इन फर्दर नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट द मीटिंग हेयर सेट आउट द क्लास ऑफ द मीटिंग जिसमें भी है ऑफ द सेड कंपनी विल बी हेल्ड एट. अच्छा सर, DDTV, डे डेट टाइम एंड वेन्यू, टाइम एंड प्लेस एंड आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग. सिंपल सी बात है. अगर पूरा पढ़े, इन परसुएंट टू द सेड ऑर्डर एज डायरेक्टेड देयर इन फर्दर नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट द मीटिंग ऑफ मेंशन द क्लास ऑफ द सेड कंपनी विल बी हेल्ड ऑन डैश डे ऑफ डैश एट इतना इतने बजे इन द नून एट विच टाइम एंड प्लेस द सेड आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड. अब ये क्या है, कॉपीज से समझ में आ जाएगा. कॉपीज ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और अमालगमेशन जिसके लिए ये मीटिंग हो रही है आर अवेलेबल एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज एंड थ्रू द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स. तो वो याद है तो लैंग्वेज बनाना आसान हो जाएगा. फिर आगे क्या बताया, शैल बी ऑब्टेन फ्री ऑफ चार्ज एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एट द ऑफिस ऑफ द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिख दिया. अब वो वोटिंग प्रोसीजर्स, persons are entitled to attend and vote at the meeting may vote in person or by proxy provided that all the proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the company at dash address not less than. आया समझ में. Forms of proxy can be had at the
ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया था, अब चेयरमैन का प्रोविजन आ गया, ट्रिब्यूनल हैज अपॉइंटेड श्री ए, फेलिंग हिम श्री डैश विल बी अपॉइंटेड एज अ, ठीक है। एंड लास्ट में सब्सिक्वेंट अप्रूवल, एक लाइन छोड़ के लिख देना, मैं बोलूंगा क्योंकि एक चेयरमैन की लाइन होगी, एक लाइन छोड़ के, द अबव मेंशन्ड सीएनए और अमालगमेशन इफ अप्रूव्ड बाय द मीटिंग विल बी सब्जेक्ट टू द करंट अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल, एज सिंपल एज दैट। तो मेरा तो कहना ये है, लैंग्वेज अगर बनानी आती है, ये कंटेंट अगर याद है, एज इट इज आप सीएए के फॉर्म्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड वाला आसान है, अगर लेसन नंबर 12 पढ़ा था तो जब भी स्कीम बनाते हैं तो अपन गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स को नोटिस देते हैं कि यार आपकी कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो 30 डेज के अंदर बता दो। अगर 30 डेज के अंदर आपके ऑब्जेक्शन या रिप्रेजेंटेशन नहीं आया तो वी मे डीम कि दैट यू हैव नो या नन ऑब्जेक्शन। Notice to the CG and why it is used. This form is used to formally notify the CG and specified regulatory authorities about a proposed scheme of an arrangement under section 230. 5 याद रह जाता है, बहुत बढ़िया, नहीं रहता तो 230. It invites them to make if any within the simple. अब यहाँ पे सिर्फ क्या है, सेम, ये बहुत easy ड्राफ्ट है। टाइटल इन द मैटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट ऑफ, कंपनी का नाम आ जाएगा। एड्रेसेस जो याद आ रहा है वो लिख दो, सीजी, आरओसी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, आरबीआई, सेबी, रेलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज, सीसीआई और कोई और। रेफरेंस टू द, अगेन एनसीएलटी ऑर्डर अब अपना आ गया, ऑर्डर डेटेड पास्ड बाय डैश बेंच ऑफ द एनसीएलटी, ठीक है, एंड डेट ऑफ द ऑर्डर। स्टेटमेंट ऑफ द this meeting of members or creditors of the company will be held on a date at a specified place to consider the compromise and arrangement. Enclosures, scheme of compromise and arrangement, इनको देना पड़ेगा, इनको नहीं बोलेंगे कि जाके रजिस्टर्ड ऑफिस से ले आओ फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑब्वियसली रेगुलेटर्स हैं। Invitations for authorities may send representation to the tribunal within 30 days from the receipt of the notice. एंड अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन शुड ऑल्सो बी सेंड टू द, अच्छा अगर कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई तो रेगुलेटरी अथॉरिटी एक तो ट्रिब्यूनल को देगी एंड सेम टू सेम किसको देगी, कंपनी को। डीम नो ऑब्जेक्शन क्लॉज, इन केस व्हेन देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड विद इन द 30 डेज इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट द अथॉरिटी हैज नो रिप्रेजेंटेशन टू सिग्नेचर ब्लॉक, ऑथराइज सिग्नेटरी, कॉपी ऑफ नोटिस एंड स्टेटमेंट। एनक्लोजर क्या है, कॉपी ऑफ नोटिस विद स्टेटमेंट रिक्वायर्ड एंड कॉपी ऑफ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। तो ये हो गया आपका अगला CAA का ड्राफ्ट, CAA 3 परसुएंट टू सेक्शन 230 इन द मैटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट ऑफ, कंपनी का नाम, नोटिस टू द CG एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू द एड्रेसेस। नोटिस इज हेयर बाय गिवन परसुएंट टू सबसेक्शन 5 ऑफ 230, सर नहीं याद आया तो परसुएंट टू सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट एज डायरेक्टेड बाय द डैश बेंच ऑफ द NCLT बाय एन ऑर्डर डेटेड, इतना ऑर्डर का है, अ मीटिंग ऑफ द मेंबर्स और क्रेडिटर्स विल बी हेल्ड ऑन DDTV, पूरा आ जाएगा, डेट टाइम एंड वेन्यू। अ कॉपी ऑफ द नोटिस एंड द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट आर एनक्लोज्ड, इनको नहीं बोलेंगे कि आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो। You are hereby informed that the representation, if any, in the connection with the proposed compromise or arrangement may be within 30 days from the receipt of this notice. Copy of the representation may simultaneously be sent to the in question. अगर एक ही कंपनी का हो रहा है तो कंपनी को जाएगा, दो कंपनी के बीच में हो रहा है तो दोनों को जाएगा। In case no representation is received within the stated period of 30 days, तो presumption clause इसीलिए तो डाला था, it shall be presumed that you have no presentation to make on the proposed scheme of compromise and authorized signatory, dated, place and enclosure. Easy है, यहाँ तक अभी तक देखा, कितने ड्राफ्ट देखे अभी तक अपन ने, 3, creditors responsibility statement, notice and advertisement of notice to the members or creditors, and third, notice to the CG and regulatory authorities. एसेंस याद होना चाहिए, ड्राफ्ट की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, आई बिलीव आप ये ड्राफ्ट वगैरह बना पाएंगे। अब आगे आ जाते हैं, अगला है अपना फॉर्म CAA 5, पिटिशन टू सेंशन द
कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। सर इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, जब सेकंड वाला नोटिस दिया था तो हमने बोला था हम ये मीटिंग करेंगे, विद और विदाउट मॉडिफिकेशन इसको अप्रूव कर देंगे, बट अपना अप्रूवल फाइनल नहीं है, ट्रिब्यूनल का सब्सिक्वेंट अप्रूवल जरूरी है, ये देखा था अपन ने। अब क्या बोल रहा है? दिस फॉर्म इज अ फॉर्मल पिटिशन फाइल्ड बिफोर द एनसीएलटी सीकिंग सैंक्शन ऑफ अ सीएनए अंडर सेक्शन 230 से 232। इट इज यूजुअली फाइल्ड आफ्टर द मीटिंग्स ऑफ द क्रेडिटर्स और मेंबर्स हैव अप्रूव्ड द स्कीम। तो अगर देखो, अगर मैं सीक्वेंस बताऊँ ना, तो सीक्वेंस कैसे चल रही है कि सबसे पहले हमने इनवाइट किया क्रेडिटर्स को कि आप अपने क्लेम्स वगैरह फाइल कर दो, वो CAA 1 में फाइल करे। फिर हमने अगले वाले में उनको नोटिस दिया कि आपकी मीटिंग होगी। साइमल्टेनियस नोटिस गया CG एंड अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को। फिर वहाँ पे मीटिंग हुई है, रिप्रेजेंटेशन देखे गए हैं, मेंबर्स, क्रेडिटर्स, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को सुना गया है और स्कीम अप्रूव कर ली है। अब अपन पिटीशन लगा रहे हैं इसको NCLT को कि हमारी स्कीम को क्या कर दीजिए। हेडिंग एज पर NCLT फॉर्म 4, ये प्रोविजंस में अपन ने देखा था। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिटिशनर, नेम ऑफ द कंपनी जिसका हो रहा है, मेंशन इफ द कंपनी इज इन लिक्विडेशन, तो इन लिक्विडेशन बाय इट्स, हाँ जी, क्योंकि लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी की पावर्स लिक्विडेटर के पास आ जाती है। पैराग्राफ 5 कंटेंट्स, पहला क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द पिटिशन टू ऑब्टेन द क्रिमिनल सैंक्शन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ द CNA, company's incorporation details under which act in the year it was, nominal capital कितनी थी, number and value of shares, कितने shares issued थे और कितने paid up थे, हर एक चीज़ बताएंगे। ऑब्जेक्ट क्या था कंपनी का? सर ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे? जो MOA में लिखा हुआ है। बैकग्राउंड एंड बोले तो नेचर ऑफ द बिजनेस जो कर रहे थे, फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी कंपनी की, सर्कमस्टेंसेस नेसेसिटेटिंग कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, क्यों हमें C&A करना पड़ गया, बेनिफिट सॉट टू बी अचीव्ड एंड द इफेक्ट ऑफ द, आपको क्या लग रहा है इससे क्या बेनिफिट होगा? टर्म्स ऑफ द C&A, फुल टर्म्स आर टू बी, डिटेल्स ऑफ द NCLT ऑर्डर कन्वीनिंग मीटिंग, ऊपर वाला डेट ऑफ द ऑर्डर, क्लास ऑफ द क्रेडिटर और मेंबर्स फॉर हुम द मीटिंग वॉज डायरेक्टेड, एंड नेम ऑफ द चेयरपर्सन, जो कि अच्छा यहाँ पे चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करता है? ट्रिब्यूनल, और 2 जने अपॉइंट करता है। अगर पहला वाला फेल हो जाता है तो दूसरा वाला कर लेता है। एंड सर्विंग ऑफ द नोटिस, इंडिविजुअल नोटिस सेंड टू द स्पेसिफाइड क्लास ऑफ मेंबर्स, भेजा है नहीं भेजा, अ कंपनी किससे किया? कॉपी ऑफ स्टेटमेंट जो कि रिस्पेक्टिव सेक्शन में रिक्वायर्ड है, एंड फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी, एडवर्टीजमेंट टू द नोटिस एंड डायरेक्टेड, 1 वर्नाकुलर and 1 English, conduct of the meeting, date and place of meeting, confirmation that the meeting was duly held and chaired by the appointed chairperson, कि यानी इसमें हमने मीटिंग बुलाने में कोई भी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई भी मिस्टेक नहीं करी है। चेयरपर्सन की रिपोर्ट भी जाएगी, हैज़ रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ द मीटिंग, वोटिंग डिटेल्स, अब अगेन आपको वो याद आ जाएगा SS वाला, नंबर ऑफ क्रेडिटर्स जिसने अटेंड किया इन पर्सन, प्लस टोटल वैल्यू ऑफ देयर डेट, परसेंटेज रिप्रेजेंटेड ऑफ टोटल वैल्यू, कितने टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते थे, आउटकम ऑफ वोटिंग, यूनानिमसली मान गए या मेजॉरिटी, एंड द एग्जैक्ट रिजोल्यूशन एज पास्ड। आगे बेनिफिट टू द कंपनी, स्टेटमेंट दैट सैंक्शनिंग द कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट विल बी बेनिफिशियल टू द कंपनी, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि अपन क्या लगा रहे हैं? पिटीशन, और हम प्रेयर में बताते हैं कि यार ये CNA की स्कीम हमारे लिए क्या होगी? बेनिफिशियल। प्रेयर और रिलीफ सॉर्ट दैट द कॉम्प्रोमाइज, अच्छा पिटीशन में लास्ट में प्रेयर और रिलीफ आती है, आपने प्लीडिंग्स में भी देखा था, दैट द CNA बी सेंक्शनड एंड मेड बाइंडिंग ऑन द स्टेटेड क्लास ऑफ क्रेडिटर्स और मेंबर्स एंड ऑन द कंपनी एंड एनी अदर ऑर्डर द ट्रिब्यूनल में डीम फिट। फिर आगे क्या रहा है? एफिडेविट इन सपोर्ट वेरीफाइंग द पिटीशन, प्रूविंग द मैटर्स नॉट कवर्ड इन एफिडेविट, नोट्स में ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा ड्राफ्ट बनेगा इसका, क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ें बतानी है। देखो, सेंक्शन के लिए हेडिंग बता दी, ऑब्जेक्ट बता दिया, कंपनी की डिटेल्स बता दी, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी का बैकग्राउंड, क्या काम करते थे, क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी, क्यों CNA करना पड़ा, और इसके बाद क्या बेनिफिट होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे आपके CNA की, डिटेल्स ऑफ द
NCLT ऑर्डर, सर्विस ऑफ द नोटिस, कंडक्ट ऑफ द मीटिंग, चेयरपर्सन की रिपोर्ट भी जाएगी। तो अब अपन किस पे चलते हैं, CAA 5 अपन देखते हैं मॉड्यूल से। हाँ जी, फॉर्म नंबर CAA 5 परसुएंट टू सेक्शन 230। अगेन यहाँ पे CAA 5 में फॉर्म डालना ज़रूरी है। फॉर्म क्या है, NCLT 4, पिटिशन टू सेंशन द CNA। द पिटिशन ऑफ डैश लिमिटेड, अगर वो खुद से है, अगर लिक्विडेशन में तो किसका नाम आएगा, द पिटिशनर अबाउ मेंशन्ड इज एज फॉलोज। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। पहला, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पिटिशन टू obtain the sanction of the tribunal to CNA whereby the company was incorporated under the Companies Act 2013 with a nominal capital of this divided into ये issued capital and paid up capital. The objects of the company for which the company was formed are set forth in the MOA. They are बता देंगे। फिर आगे here set out the nature of the business carried by the company, उसकी financial position and the circumstances that necessitated the CNA and the benefits sought to be achieved by the CNA and its effect. Same to same वही वाले चल रहे हैं। The compromise and arrangement was on the following terms, और आपको भी ऐसे ही लिख देना है। Here set out the terms नहीं लिखना क्योंकि अपन आंसर दे रहे हैं, तो ब्रैकेट में लिखेंगे all the relevant terms of the CNA। फिर by an order made in the above matter on dash, the petitioner was directed to convene the meeting of the company for the purpose of considering if and if thought fit approving with or without modification the said CNA and the said order directed at ये, or failing him should act as a chairperson। सर ये तो पहले वाले में आ गया था। Notice of the meeting was sent individually to the required members, class of creditors as required by the order together with the compromise or arrangement and the statement required under the following sections. The notice of the meeting was also advertised as directed by the, अब ध्यान से देखोगे ना तो हो क्या रहा है, जो प्री रिक्विजिट्स थे वो सारे हम यहाँ पे बता रहे हैं सेंशन लेते समय कि भाई हमने मीटिंग बुला ली, प्रॉपर मीटिंग बुला के हमने रेजोल्यूशन पास कर लिया, रेजोल्यूशन में ये डिस्कस हुआ, चेयरपर्सन ये था, मीटिंग का रिजल्ट ये था। ऑन द डैश मीटिंग ऑफ डैश, ऑन द डैश मीटिंग अ कंपनी ऑफ द कंपनी ड्यूली कन्वीन इन अकॉर्डेंस विद द सेड ऑर्डर वॉज हेल्ड एट एंड द सेड एक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी। जो NCLT का ऑर्डर आया उसके तहत हमने मीटिंग भी बुला ली और कन्वीन भी हो गई। द सेड डैश हैज़ रिपोर्टेड द रिजल्ट ऑफ द मीटिंग टू दिस ऑनरेबल ट्रिब्यूनल। सर यहाँ पे किसका नाम आएगा, चेयरपर्सन का। ये चेयरपर्सन ने ही तो रिपोर्ट करी है मीटिंग। फिर द सेड मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय, अब आपको पूरा बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखो वापस से अगर वो हो रहा है तो ये रहा वोटिंग डिटेल्स, कितने नंबर ऑफ क्रेडिटर्स या मेंबर्स ने अटेंड किया इन पर्सन और इन प्रॉक्सी, टोटल वैल्यू उनकी डेट क्या, टोटल वैल्यू ऑफ देयर डेट डिबेंचर और शेयर्स क्या थे, परसेंटेज रिप्रेजेंटेड ऑफ टोटल वैल्यू, और आउटकम क्या था। अगेन इन्होंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया है, इन्होंने क्या करा है उसको एक ही उसमें लिख दिया। एंड में देखो ना, मीटिंग वॉज रिजॉल्व यूनानिमसली या फिर मेजॉरिटी, और लिखा है ना और बाय द मेजॉरिटी। तो आसान क्या रहेगा, ये जो शीट है ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस शीट में से क्या करना, याद कर लेना कि भाई वोटिंग डिटेल्स बतानी है। फिर आगे द सेंशनिंग ऑफ द CNA will be for the benefit of the company and notice of this petition need not to be served on person because हमने पहले ही दे दिया है। The petitioner therefore prays, ये अलग लाइन में लिखिएगा, ये अलग लाइन में लिखिएगा, that the said compromise and arrangement may be sanctioned by the tribunal, और वो बाइंडिंग किस पे हो जाएगा, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स और मेंबर्स और कंपनी पे, and such order as may be in the premise as the tribunal shall deem fit। आया समझ में। और उसके बाद आगे क्या आ जाएगा, वेरिफिकेशन। तो एक बार अगर अपन क्विकली अपनी वाली शीट से अगर देखें, CAA 1
CAA 1 क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स जो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के थ्रू बुलाई जाती है। तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, उनको भी बताएंगे, ऑब्जेक्शन कोई होगा तो 30 डेज में बताना है, 30 डेज में नहीं बताया तो डीम्ड अप्रूव्ड मान लेंगे, उनके कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये आ गया ना क्लॉज, डीम्ड नो ऑब्जेक्शन क्लॉज। पिटिशन टू सेंशन द, अब ये ड्राफ्ट बड़ा इसलिए क्योंकि अपन पिटिशन लगा रहे हैं कि हमने सारी जो प्रायर चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सारी कंप्लीट कर दी हैं। यहाँ तक आया आप लोग को समझ में? यहाँ तक आया? हाँ जी चलिए। 6 के बाद अपन ने लास्ट कौन सा देखा? सॉरी 5 देखा, 6 7 है नहीं, और 4th वाला भी नहीं है। CR की बुक में भी नहीं है आपके, CR की बुक में भी नहीं है क्योंकि इसका लिंक है आपके वो CR वाले से, क्योंकि प्रोसीजर वहाँ पे है और इसका चैप्टर नंबर 12 से भी लिंक है। अगला आ रहा है सिंपल सा, देखो अभी अपन ने सेंशन कराया था, सेंशन के लिए पिटीशन लगाई, सेंशन के बाद क्या होगा? ट्रिब्यूनल हाँ बोलेगा ना बोलेगा। अब अगर हाँ बोल दिया तो स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद द ROC, क्योंकि सेम टू सेम बात यह है कि यार ROC को भी तो पता पड़ना चाहिए। बुआ जी, अपन ROC को क्या बोलते हैं? बुआ जी। जब तक बुआ जी को नहीं मालूम पड़े क्या चल रहा तब तक काम ही क्या। दिस फॉर्म इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 232 सबसेक्शन 7 आफ्टर द अप्रूव्स द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट और अमालगमेशन। जस्ट ऊपर वाला ड्राफ्ट जो अपन ने 5 वाला देखा था। इट रिकॉर्ड्स द कंपनीज कंप्लायंस विद द एंड प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस फॉर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। यानी पहले तो क्या बताएगा? NCLT का कंप्लायंस बता रहा है और डिटेल्स बता रहा है जो किसको इम्प्लीमेंट करनी है? ROC को। अब देखो व्हाट इट कंटेन्स, सिंपल है। CIN, GLN क्या है? लोकेशन नंबर, शायद 13 डिजिट का ऑनलाइन नंबर होता है जिससे कंपनी की लोकेशन मालूम रहती है। फिर आगे कंपनी डिटेल्स, नेम, एड्रेस, ईमेल ID, बोर्ड अप्रूवल, डेट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन अप्रूविंग द, पहले तो बोर्ड की, फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल की, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस, कंप्लीटेड एक्शंस अंडर द ऑर्डर, सारे ऑर्डर्स में जो भी एक्शंस थे वो, जो ऑर्डर में सारे एक्शंस थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। पेंडिंग एक्शंस अंडर द ऑर्डर अलोंग विद देयर, अगर कोई एक्शन को अप्लाई नहीं कर पा रहे तो उसका स्टेटस बताना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ द कंप्लायंस, स्टेटमेंट बाय द डायरेक्टर और CS दैट द कंपनी इज इन कंप्लायंस विद द, अब यहाँ जिम्मेदारी डायरेक्टर और CS की आ गई कि भाई कंपनी ने जो भी ट्रिब्यूनल ने कहा था वो पूरा हो गया। स्टेटमेंट दैट द कॉपी ऑफ द स्कीम इज, सिग्नेचर ऑफ द डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, यही वाले। सिग्नेचर ब्लॉक ऑफ अ सर्टिफायर, कौन हो सकता है? CA, CS, CMA इन प्रैक्टिस, डेट एंड प्लेस। बड़ा सिंपल सा ड्राफ्ट है, आगे मॉड्यूल में से एक बार देख लेते हैं। Pursuant to section 232, अब यहाँ 232 हो गया है। इन द मैटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट ऑफ, स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद द, सबसे पहले देखो CIN ऑफ अ कंपनी, GLN ऑफ द कंपनी, नेम, एड्रेस, ईमेल ID ऑफ द कंपनी, डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन अप्रूविंग द स्कीम, डेट ऑफ ट्रिब्यूनल अप्रूविंग द स्कीम। सर ये तो वही है जो ऊपर देखा था, डिटेल्स रिगार्डिंग द completed action and the pending actions, हर चीज़ बतानी है बुआ जी को। Declaration of the compliance of the scheme as per the, I the director or the company of dash company do solemnly affirm and declare that we are in compliance with the order of the tribunal dated। सर एफिडेविट वाली लैंग्वेज आ गई, वही वाला है। A copy of the scheme of CNA is enclosed, signature डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी और प्रोफेशनल का CA, CS, CMA इन प्रैक्टिस। डन है यहाँ तक? डन है। अगला आ रहा है क्या? CAA 9, नोटिस टू द स्कीम इनवाइटिंग। सर एक मिनट, अभी तो पढ़ा था अपन ने, तो यहाँ पे ये एक अलग चीज़ है, क्या है? फास्ट ट्रैक मर्जर। ये आपके CR में काफ़ी डिटेल में फास्ट ट्रैक मर्जर, इस पे क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। Notice to the scheme inviting objection or suggestion, why it is used. This form is used in fast track merger under section 233। I hope अभी तक रिवाइज कर लिया होगा CR में से और याद होगा।
to invite objections or suggestions from regulators and person likely to be scheme of merger and amalgamation. सर तो इसका कंटेंट वैसा ही होगा जैसे पहले वाले का था, मच लाइकली वैसा ही है. What it contains देखो, notice by the company Messrs ये transfer or transferring company stating that the scheme of amalgamation is proposed with the other party, transferor and transferee. Statement that the notice is issued in pursuant to section 233 and the objections or suggestions are invited in respect of the scheme. Enclosure में obviously क्या देंगे, copy of the scheme of merger or amalgamation, list of the person from whom objections or suggestions are invited. यानी जैसे अपन ने पहले देखा था सॉरी, जो पहले अपन ने देखा था सारे एड्रेस ही थे. द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, डिटेल्स ऑफ द आरओसी फॉर द एरिया रजिस्टर्ड, ऑफिशियल लिक्विडेटर, एनी पर्सन हुज इंटरेस्ट इज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द प्रपोज स्कीम. अब टाइम एंड मैनर फॉर रिस्पॉन्स, अब जो पहले था यार अपन ने पहले कितना दिया था, 30 दिन बोला था ना, 30 दिन में आपके रिप्रेजेंटेशन दे दो, वरना डीम्ड नो रिप्रेजेंटेशन वाला आ जाए कि आपकी कोई भी रिप्रेजेंटेशन. Objection or suggestion must be sent within 30 days from the date of notice. किस किस को देना है? They must be sent to the at specified address and the representative of the transferor company at specified address. At the end क्या लगा देना, date and place, signature transferor वाला और re-mention of the कि भाई ये जो merger और amalgamation की कॉपी है ये लगी हुई है. आ जाते हैं मॉड्यूल पे. हाँ जी, Pursuant to section 233 नोटिस ऑफ स्कीम इनवाइटिंग, नोटिस इज हेयर बाय गिवन कि भाई ये जो कंपनी है ट्रांसफर या ट्रांसफरी कंपनी, दैट अ स्कीम ऑफ मर्जर और अमालगमेशन इज टू बी एंटर्ड विद मेसर्स ये, यानी पहले तो आप ट्रांसफरर ट्रांसफरी का डिटेल लिख देंगे एंड इन द परसुएंट ऑफ द सेक्शन 233 ऑफ द ऑब्जेक्शंस आर इनवाइटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्कीम. सिंपल हम बोल रहे हैं भैया ये ट्रांसफरर कंपनी है, ये ट्रांसफरी कंपनी है, ये मर्ज होने वाली हैं और इस स्कीम के लिए हम क्या इनवाइट कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन. अ कॉपी ऑफ द स्कीम ऑफ मर्जर और अमालगमेशन इज, ऑब्जेक्शंस और सजेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम, पहला तो क्या है रजिस्ट्रार, जहाँ पे वो एरिया है, मतलब जिस एरिया का रजिस्ट्रार लग रहा है, ट्रांसफर और ट्रांसफरी वॉट एवर द केस में भी. फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर, किस केस में, ट्रांसफरर, फरर बोले तो जिस जो जा रही है, अमालगमेट हो रही है, एंड एनी पर्सन हुज इंटरेस्ट इज, आगे हम बोल देंगे भैया एनी पर्सन मेंशन्ड इन फर्स्ट सेकंड थर्ड और अबव डिजायरस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑब्जेक्शंस और सजेशन, द स्कीम शुड सेंड देयर ऑब्जेक्शन कितने दिन में, विद इन 30 डेज. किस किस को देंगे, सीजी को एट दिस एड्रेस एंड ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का नाम प्लस एड्रेस, डेट एंड प्लेस. ठीक है सर, इसमें वो लिख सकते हैं क्या कि इफ़ नो ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. समझ आया. अब अगला, हाँ जी अगला आ रहा है भाई, बस खत्म होने वाला है. नोटिस ऑफ अप्रूवल ऑफ, सर वही सेम टू सेम सीक्वेंस चल रहा है देखोगे तो. दिस फॉर्म इज यूज बाय द ट्रांसफरी कंपनी, फरी बोले तो जो अमालगमेशन के बाद बचेगी, फरर बोले तो जिसकी एसेट्स ट्रांसफर हो रही हैं, फरी बोले तो जिसमें हो रही है. अंडर 233 टू इन्फॉर्म द सीजी एंड द रजिस्ट्रार एंड द ऑफिशियल लिक्विडेटर दैट द हैज बीन अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ एंड इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द ट्रैक मर्जर प्रोसेस. सिंपल हम बता देंगे अप्रूवल हो चुका है, मेंबर्स क्रेडिटर्स ने कर दिया और अब फास्ट ट्रैक मर्जर पे अब हैं. क्या क्या बताएंगे, ट्रांसफरी कंपनी का CIN, GLN, ट्रांसफरी कंपनी का नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ईमेल आईडी. दूसरा वेदर द ट्रांसफर और ट्रांसफरी आर, अगर ऐसा है तो स्मॉल कंपनी है तो, और होल्डिंग और WOS कंपनी. डिटेल्स ऑफ द, सर सेम वही वाली चीज़ें बिल्कुल, CIN, GLN, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ईमेल आईडी. फिर ब्रीफ पर्टिकुलर ऑफ द स्कीम, brief particular short description of the scheme of compromise and approval of the scheme by transferee company. Again approval by, अब अप्रूवल बाय द मेंबर्स है तो ये बताओगे कौन सी मीटिंग थी, कब नोटिस दिया था, डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ द नोटिस टू मेंबर्स, किस दिन बुलाया था,
Date of approval of scheme in GM, confirmation that the scheme was approved by the majority of, अब अगेन यहाँ पे वहाँ पे जो एक्ट की रिक्वायरमेंट थी, members or a class of members holding at least of the total number of shares. हाँ जी, क्या प्रोविजन था फास्ट ट्रैक के लिए? 90% को अप्रूव करना पड़ेगा. बी वाला केस आ जाता है आपका जब अप्रूवल बाय क्रेडिटर्स चाहिए. वापस सेम टू सेम है यार. किस दिन नोटिस भेजा, किस दिन मीटिंग बुलाई, किस दिन मीटिंग में अप्रूवल हुआ, और कंफर्मेशन दैट द स्कीम वाज अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग ऑफ द वैल्यू. अब ऊपर 90% लिखा है और नीचे 9/10 लिखा है, ये एक्ट में लिखा हुआ है. अप्रूवल ऑफ द स्कीम बाय द करस्पॉन्डिंग डिटेल्स एज इन पॉइंट नंबर 6 ऑफ और द ट्रांसफरर कंपनी. मेंबर्स हैं तो 90%, क्रेडिटर्स है तो 9/10 ऑफ द वैल्यू. अप्रूवल बाय डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी. अब ट्रांसफरी कंपनी बता रही है कि भाई जो भी नोटिस था वो इन ड्यूली लोगों को चला गया. रजिस्ट्रार्स, ऑफिशियल लिक्विडेटर्स जहाँ पे उनके रजिस्टर्ड ऑफिस हैं, और कोई भी पर्सन हु इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड. ऑब्जेक्शन टू द स्कीम हैव ड्यूली addressed to the satisfaction of the scheme has been approved by the members or creditors or both by the requisite majority. requisite majority दो बार लिखी है हमने. members है तो 90%, है तो 9/10 इन वैल्यू. सारी रिक्वायरमेंट जो भी सेक्शन की थी वो हमने कंप्लाई कर दी है. and to the best of the director knowledge and belief the information in the application and attachment is correct and complete. date, place and signature. और आगे क्या आ रहा है? कॉपी ऑफ द स्कीम approved by the creditors or members, copy of the notice issued and optional attachment if any. फिर आपका लास्ट बच जाएगा अगर आपको याद हो, नोटिस टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, कि भाई देखो काम में रोड़े मत डालो, अगर नहीं मान रहे हो तो ये नोटिस पकड़ो, इतने पैसा लेके विदा हो जाओ. आ जाते हैं मॉड्यूल पे. CAA 11 नोटिस ऑफ द अप्रूवल ऑफ द स्कीम. हाँ जी, अब इन ड्राफ्ट्स में देखो मजे की बात यह है कि जो अपने सिनॉप्सिस हैं जो अपनी फाइल में वो एज इट इज क्या है, सेम है. फॉर्म CAA 11 परसुएंट टू सेक्शन 233 कौन सा वाला हो जाएगा? फास्ट ट्रैक मर्जर वाला हो जाएगा. नोटिस ऑफ अप्रूवल ऑफ द स्कीम ऑफ मर्जर. थोड़ा स्पीड तेज रख रहा हूँ क्योंकि जो सिनॉप्सिस वाली शीट में एज इट इज़ वो के वो है कंपनी की डिटेल्स. फिर किसकी डिटेल आएगी? ट्रांसफरी की. जो ट्रांसफरी की आएगी वो आगे जाके ट्रांसफरर की आएगी. वेदर द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी यार बता दो. स्मॉल कंपनी तो नहीं है, होल्डिंग है, WS तो नहीं है. डिटेल्स ऑफ वापस ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग मर्जर्स. डिटेल्स ऑफ अप्रूवल ऑफ द स्कीम ऑफ मर्जर बाय द. अब अगेन ट्रांसफरी कंपनी में मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स. मेंबर्स है तो कौन किस दिन नोटिस दिया, किस दिन मीटिंग बुलाई, किस दिन पास हुआ, और 90% इन द वैल्यू, और अगर क्रेडिटर है तो 9/10 इन द वैल्यू. ठीक है ना. डिटेल्स ऑफ अप्रूवल ऑफ द स्कीम बाय सेम एज इट इज सेम है. ठीक है ना. देखो यहाँ पे वापस लिखा है ना, सेम टू सेम लिखा है. उधर अपने नोट्स में लिखा था सेम. जो देखिएगा 7th पॉइंट में क्या लिखा है? अप्रूवल ऑफ द स्कीम बाय करस्पॉन्डिंग डिटेल्स एज इन पॉइंट 6. सेम डिटेल्स कॉपी होगी, सेम डिटेल्स. ठीक है. अप्रूवल बाय मेंबर्स, और फिर उसके बाद क्या है? डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन है कि नोटिस जो था वो रजिस्ट्रार और ऑफिशियल लिक्विडेटर्स को भेज दिया है जहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, और उनको भेज दिया है दोज पर्सन हुज इंटरेस्ट आर लाइकली टू बी. कोई भी ऑब्जेक्शन आया उसको ड्यूली अकाउंट किया है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पर्सन. स्कीम जो है मेजॉरिटी से पास हो चुकी है. सारी रिक्वायरमेंट 233 of the Act and rules are made, and to the best of my knowledge and belief the information given in this application and the attachment is incomplete. Simple. अब लास्ट ड्राफ्ट बच जाता है आपका. लास्ट ड्राफ्ट बच जाता है. इसे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप याद करो कि क्या है नोटिस टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स. क्या है? जो लोग नहीं मान रहे, यानी 9/10 के अलावा या 90% के अलावा, इनको क्या करो यार. सॉरी, शेयर होल्डर्स हैं ये तो 90% के अलावा, इनको क्या करो? विदा करो.
विदा करेंगे तो क्या बोलेंगे इनको, पैसे ले लो, पैसे ले लो, तो पैसे भी तो बताएंगे कितने रुपए पे ले रहे हैं वो आपको। तो पहले अपन चलते हैं अपनी सिनॉप्सिस वाली शीट पे। हाँ भाई, CA 14 नोटिस टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स क्यों दिया जाता है, इज यूज्ड अंडर सेक्शन 235 व्हेन द ट्रांसफरी कंपनी विशेस टू acquire the shares of the dissenting shareholder after a takeover or merger has been approved by at least % in the value of the shareholders of a particular class। भाई सीधा है, काम में रोड़े मत डालो, खत्म करो इस चीज को। It informs the dissenting shareholder of the intention to acquire their share at the same price as paid to the approving shareholder and of their right to approach the, भैया देख जैसा है, जितने उनको पैसे मिल रहे हैं उतने पैसे ले ले, और तेरे पास राइट है कि तेरे को दिक्कत है तो दो ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ, ठीक है। क्या कंटेन करता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स, नोटिस फॉर एक्वायरिंग डैश शेयर्स हेल्ड बाय यू इन ट्रांसफरर कंपनी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज, ट्रांसफरी कंपनी जो इशू करेगी नोटिस, और ट्रांसफरर कंपनी जिसके शेयर्स अक्वायर कर रहे हैं अपन। ट्रांसफरर कंपनी के तो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स हैं। डिटेल्स ऑफ द ऑफर, डेट ऑन विच द by the transferee company to the all the shares of the, description of the shares or class of the shares to be acquired, offered price per share कितने रुपए में वापस ले रहे हैं, statement that the offer has been approved by the holders of not less than the value of shares excluding the shares held by the transferee or its nominees or the subsidiaries। बोले तो इंटर होल्डिंग क्रॉस होल्डिंग को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। स्टैट्यूटरी रेफरेंसेस, नोटिस मैंने इस सेक्शन के परसुएंट तहत दिया है। इंटेंशन टू, स्टेटमेंट दैट द ट्रांसफरी कंपनी इज डिजायरस ऑफ एक्वायरिंग द डिसेंटिंग शेयर होल्डर एट द सेम प्राइस दैट हैज बीन पेड टू द अप्रूविंग शेयर होल्डर। हाँ भाई, दिक्कत है तो राइट टू ऑब्जेक्ट है, दिक्कत है तो क्या, द शेयर होल्डर इफ नॉट इन फेवर मे अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल विद इन, if no such application is made or the tribunal does not order otherwise, the company will be entitled and bound to acquire the shares of the terms of the offer। अब ये ड्राफ्ट आसान जब हो जाएगा जब इसका बैकग्राउंड का प्रोविजन भी आपको आता होगा, और आई होप अभी रिवाइज करा हो या नहीं करा हो, लेकिन जब ये ड्राफ्ट आप पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ कुछ देजावू तो हो रहा होगा कि ऐसा कुछ अपन ने CR में पढ़ा था। आ जाओ जी, मॉड्यूल ख़त्म करें इसको। 2 डैश सर 2 कौन है, एड्रेस ही कौन है, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। नोटिस फॉर एक्वायरिंग द शेयर्स हेल्ड बाय यू इन मेसर्स, किसके डिटेल डालोगे, ट्रांसफरर। नोटिस इज हेयर बाय गिवन बाय मेसर्स, कौन दे रहा है, ट्रांसफरी दे रहा है, किसको दे रहा है, मेंबर्स को, किसके, ट्रांसफरर के मेंबर्स को। दैट एन ऑफर मेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी on dash day to all the shareholders of the transferor company for the acquisition of the shares or class of shares at the price of dash has been approved by the holders of 9/10 in value or 90% in value, being not less than % of the value other than the shares already held by the transferee company। कहते हैं इसको इंटर कॉर्पोरेट होल्डिंग, कैंसिल आउट हो जाते हैं वो। In pursuance of the provisions of subsection 1 of 235, notice is further given that the transferee company is desirous of acquiring dash shares held by you in the transferor company at a price, और price वही है जो हम approving, वहाँ आप disadvantage में नहीं हो। Take further note that if you are not in the favor of acquisition of your shares by the transferee company, then you may apply to the tribunal within, unless an application is made by you or unless on such tribunal or the application orders or otherwise the transferee company will be entitled and bound to acquire the shares held by you in the transferor company on the terms and conditions mentioned above। Date, place and on behalf of the transferee company। ये कुछ आपके ड्राफ्ट थे जो CAA के थे, पूछे जाएंगे, और एक बार देख रखा है तो आप बिल्कुल इस पे लिख पाओगे। अब क्लास ओवर करने से पहले फटाफट एक बार क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं जो जो अपन ने देखा। CAA 1 था क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, क्रेडिटर एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ मैं पढ़ लिया हूँ, अंडरस्टैंड कर लिया हूँ, जो आपने डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम बनाई है ये मेरे बेस्ट इंटरेस्ट के लिए है, और इससे मैं किसी और क्रेडिटर या सिक्योर्ड क्रेडिटर को
प्रेजुडाइज पे नहीं रख रहा। नोट CAA 2, किस दिन मीटिंग होगी। अब अगेन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, डेट बतानी पड़ेगी, बेंच बतानी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा कि इस दिन आपको क्या करना है, आना है। एक मीटिंग हो सकती है, एक से ज़्यादा मीटिंग हो सकती है, SS वाली कुछ बातें आ जाएंगी। वोटिंग का बता दोगे, चेयरपर्सन का बता दोगे, वोटिंग में मतलब पूरा प्रॉक्सी वगैरह और ये वाला, चेयरपर्सन का बता दोगे। थर्ड आता है नोटिस टू CG एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, कि जो हम स्कीम ऑफ MNA या मर्जर है, सॉरी CAA या मर्जर है, अमालगमेशन है, वो कर रहे हैं, तो भाई आपके कोई रिप्रेजेंटेशन है तो बताओ। अगेन याद करो 2 और बहुत सारे एड्रेस ही आ गए। फिर ये बताओगे कि यार ये जो हमने स्कीम बनाई थी, ये NCLT का ये ऑर्डर था, ये डेटेड था और इस बेंच ने पास किया था। स्टेटमेंट ऑफ द मीटिंग कि भाई ये जो मीटिंग है ये इस दिन पे यहाँ पे होएगी। एनक्लोजर्स, कॉपी ऑफ द नोटिस, स्कीम ऑफ CNA। अच्छा, ऊपर वाले में एक और चीज़ है कि अगर जिसको कॉपी ऑफ स्कीम वगैरह चाहिए वो आप रजिस्टर्ड ऑफिस से फ्री ऑफ चार्ज ले सकते हो। इनविटेशन भाई 30 डेज़ है आपके पास। 30 डेज़ अगर आपके पास हैं तो आप रिप्रेजेंटेशन दो। रिप्रेजेंटेशन ट्रिब्यूनल को भी जाएगा, कंपनी को भी जाएगा। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया तो हम ये मानेंगे कि आपको कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर उसके बाद पिटिशन टू सैंक्शन द कॉम्प्रोमाइज एंड सबसे बड़ा ड्राफ्ट यही है। एक बार इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे काम वाम हो चुके हैं। अब हम NCLT के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, पिटीशन लगा रहे हैं कि यार हमारी इस स्कीम को क्या कर दो, अप्रूव। अब NCLT ये चाहेगा ना कि तुम पूरी डिटेल बता दो कि सारी चीज़ें तुमने पूरी कर दी है, तो इसलिए ड्राफ्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हेडिंग जाएगी, पिटिशनर का नाम जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा पिटिशन का कि यार ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों लगा रहे हैं हम ये पिटिशन, कि यार आप इसको अप्रूव कर दो, और आप थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देना आपके कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट का। कंपनी की डिटेल बताओ, कौन से एक्ट में रजिस्टर हुई है, कितनी ऑथराइज कैपिटल है, कितने में डिवाइडेड है, कितनी इशूड है, कितनी पेड अप है। ऑब्जेक्ट क्या था कंपनी का, बैकग्राउंड एंड सरकमस्टेंसेस, क्या कंपनी बिजनेस करती थी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, सरकमस्टेंसेस क्या ऐसे हुए कि CNA करना पड़ा, और CNA करने से क्या बेनिफिट और इफेक्ट होगा। जस्ट एक दिमाग में रखो, CAA 5 सेंशन करा रहे हैं, सारी चीजें ट्रिब्यूनल को बतानी पड़ेगी। वहां पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, या वहां पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए किसी इंफॉर्मेशन की। सिंपल कहूँ तो टर्म्स क्या क्या थे, फुल टर्म्स टू बी सेट आउट, डिटेल्स ऑफ NCLT ऑर्डर कन्वीनिंग। हाँ भाई वो बताओ कब आपने मीटिंग बुलाई, किस दिन बुलाई, कौन कौन से क्रेडिटर्स और मेंबर्स की बुलाई, और उस दिन चेयरपर्सन कौन था, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने कितने चेयरपर्सन बताए थे, 2। पहला तो मेन है, दूसरा नॉमिनी कह सकता हूँ अगर वो फेल हो गया तो। सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ द मीटिंग, सारा बताओ भाई कि ये नोटिस दिया था सर, इसके साथ हमने कॉपी ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट भी दी थी, प्रॉक्सी का फॉर्म भी दिया था, और सेम टू सेम एक एडवर्टीजमेंट भी हमने दे दिया था। मीटिंग इस दिन हुई थी, ड्यूली कंडक्ट हुई थी, चेयरपर्सन का रिपोर्ट लगाओ, और वोटिंग की डिटेल कि भाई कितने क्रेडिटर और मेंबर आए, कितने पर्सन में आए, कितने प्रॉक्सी में आए, कितनी वैल्यू थी, टोटल वैल्यू का परसेंटेज, आउटकम क्या था, यूनानिमस था या मेजॉरिटी से था, और एग्जैक्ट रेजोल्यूशन पास्ड। दूसरा एक स्टेटमेंट कि यार आपको लग रहा है कि इस CNA से कंपनी को वो बेनिफिशियल होगा। प्रेयर और रिलीफ, वी प्रे टू द ट्रिब्यूनल दैट द CNA शैल बी सेंशन्ड एंड मेड बाइंडिंग ऑन द स्टेटेड क्लास ऑफ क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स एंड टू द कंपनी, और कोई भी अदर ऑर्डर एज अ ट्रिब्यूनल में डीम फिट। एक एफिडेविट दे देना है कि ये जो सारे मैटर्स हैं ये पूरे कवर कर लिए। फिर आगे क्या आ रहा है, स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ, ट्रिब्यूनल को सेंशन के लिए लगाया, किस में लगाया, 5, 6, 7 नहीं है, देखो CAA 4 नहीं है, 5 है, 6, 7 नहीं है, सीधे आता है 8 में आप बता दोगे कि कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट और अमालगमेशन। अगेन क्या क्या चीज़ें, ये तो सेम इजी था, CIN GLN कंपनी की डिटेल्स में नाम, एड्रेस, ईमेल ID, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड रेजोल्यूशन किस दिन पास हुआ, नोटिस ऑफ द ट्रिब्यूनल का अप्रूवल किस दिन मिला, इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस बोले तो या क्या सारे एक्शंस आपने कर दिए, या फिर जो ट्रिब्यूनल ने बताया उसमें से कुछ एक्शन पेंडिंग है तो उनका स्टेटस, और फिर उसके बाद आपको याद आ रहा हो तो एफिडेविट वाली लैंग्वेज,
I or we, the director and the या company secretary of the company duly hereby, याद आ रही language, that the company is in compliance with all the orders of the tribunal dated इतना, statement of the copy of the scheme, signature and signature block for a professional certifier. Certifier तीन होंगे, ठीक है. Notice of the scheme, inviting objection और सजेशन. ये CA9 थोड़ा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि किससे रिलेटेड आ गया, फास्ट ट्रैक मर्जर से. क्या क्या होता है भाई, ट्रांसफर और ट्रांसफरी कंपनी का नाम हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा कि नोटिस इस सेक्शन के तहत दिया गया है, ऑब्जेक्शंस 30 डेज में दे देना. क्या क्या लगाओगे, स्कीम ऑफ मर्जर और अमालगमेशन की कॉपी, लिस्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम होम द ऑब्जेक्शंस और सजेशंस आर. अच्छा फिर 3 जने याद हो तो, ROC, ऑफिशियल लिक्विडेटर या एनी पर्सन जिसके इंटरेस्ट में, ठीक है. कितने दिनों में लगाना है, 30 डेज में. किसको दोगे, CG को एट द स्पेसिफाइड एड्रेस, और किसको दोगे, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, उसका नाम और एड्रेस एट द एंड ये. फिर उसके बाद क्या रहा है, नोटिस ऑफ अप्रूवल ऑफ द स्कीम ऑफ मर्जर. अब इसमें याद हो तो ट्रांसफरी कंपनी की डिटेल, फिर सेम टू सेम ट्रांसफरर कंपनी की डिटेल, ये बताओ कि 90% इन केस ऑफ मेंबर्स, 9/10 इन वैल्यू इन केस ऑफ क्रेडिटर्स. डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स कि भाई सारे हमने चीज़ें पूरी कर दी हैं. एंड 14 नोटिस टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स. एक मिनट, यहाँ पे कौन किसको देंगे, डिसेंटिंग शेयर होल्डर किसके, ट्रांसफरर कंपनी के. कौन देगा, ट्रांसफरी कंपनी. क्या बताएगा कि वी आर इंटेंडिंग टू कंपल्सरी अक्वायर योर शेयर्स. अब ये जो कितने रुपए पे सर, वो प्राइस जो असेंडिंग, डिसेंडिंग का उल्टा असेंडिंग शेयर होल्डर्स के लिए फिक्स हुई थी. भाई तेरे को अगर कोई दिक्कत है तो तू 30 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल के पास चले जा, और अगर तू नहीं गया, ट्रिब्यूनल ने हमको कुछ अदरवाइज नहीं कहा, तो वी आर बाउंड टू एक्वायर योर शेयर्स. जय हिंद. आई होप ये चीज़ समझ आई होगी आपको, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी. सो आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. अपन ने सारे जितने भी ड्राफ्ट्स दे रखे हैं उन सभी को गो थ्रू किया. और अगर आप पहली बार इस वीडियो के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है और आपको PDF चाहिए, यू में व्हाट्सएप ऑन द फॉलोइंग नंबर्स, आपको ये PDF मिल जाएगी. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन. आई होप यू विल डू वेल.